So the next one we have is organic acids. अब यहाँ पे हमें एसिड्स के टाइप बताई हैं, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो कि नेचुरली हमारे अर्थ में अकर करते हैं एंड मिनरल एसिड्स वो होते हैं जिन्हें मैन मेड तरीके से बनाया जाता है, यानी कि लैब्स में बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स। The acids present in plant material and animals are called organic acid. Organic acid are naturally occurring acids. Organic acids or naturally occurring acids are weak acid. It is not harmful to eat or drink substances containing naturally occurring acids in them. Some of the organic acids are. सो ऑर्गेनिक एसिड्स या फिर नेचुरली अकरिंग एसिड्स जो होते हैं ये काफ़ी वीक एसिड्स होते हैं और अगर हम इन्हें खा लें या फिर पी लें तो हमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? सिट्रिक एसिड जो है वो ऑरेंज एंड लेमन में होता है, लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, टार्ट्रिक एसिड टैमरिन या फिर अनराइप्ड ग्रेप्स में होता है, ऑक्सैलिक एसिड इन टोमेटोज, फॉर्मिक एसिड इन आंट स्टिंग एंड एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। तो ये सारे के सारे जो एसिड्स हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं एंड ये वो एसिड्स हैं जो काफ़ी वीक होते हैं और अगर हम इन्हें खा लें या फिर पी लें तो हमारी सेहत पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। द नेक्स्ट वन इज मिनरल एसिड। The acids prepared from the minerals of earth are called mineral acids. Mineral acids are man-made acids. The three most common mineral acids are hydrochloric acid, sulfuric acid, and nitric acid. It is obvious that all mineral acids are strong acids. So mineral acids की अगर हम बात करें ये मिलते तो हमारे अर्थ में ही है, लेकिन इनको बाद में मैन मेड तरीके से भी बनाया जाता है एंड जब हम इन्हें मैन मेड तरीके से बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अब इनके जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। लेकिन एक और एसिड है जो कि मिनरल एसिड है एंड वो बहुत ज़्यादा वीक है, इतना ज़्यादा वीक है कि हम इसको हमारे बेवरेजेस में यूज करते हैं। सो ओनली वन मिनरल एसिड विच इज कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड ही ऐसा एसिड है, एक ऐसा मिनरल एसिड है जो कि बहुत ज़्यादा वीक है और हम इसे अपने बेवरेजेस में पीते हैं, यानी कि कोक जो है या फिर अल्कोहल है उन सभी में कार्बोनिक एसिड डला हुआ होता है। जो भी आप ड्रिंक पीते हैं जिसमें फिजीनेस होती है उन सभी में कार्बोनिक एसिड होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ एसिड्स फिनिश होते हैं। So the next one we have is water soluble bases which are known as alkalis. जितनी भी alkalis होती हैं वो सारी की सारी water soluble bases होती हैं। ठीक है, सो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। Most of the bases do not dissolve in water but some bases dissolve in water. ज़्यादातर बेसिस जो होती हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं करती हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी बेसिस हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व कर पाती हैं एंड दोज बेसिस विच डिजॉल्व इन वाटर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एल्कलीज। एंड वो बेसिस जो कि वाटर के साथ बिना किसी केमिकल रिएक्शन के डिजॉल्व कर जाती है उसे हम बोलते हैं एल्कलीज। ठीक है, सो यानी कि सारी के सारी एल्कलीज जो होती हैं वो तो बेसिस होती हैं, लेकिन सारी के सारी बेसिस जो हैं वो एल्कलीज नहीं होती हैं। जितनी भी बेसिस होंगी वो जितनी भी एल्कलीज होंगी वो सारी की सारी वाटर सोल्यूबल बेसिस होंगी, लेकिन जितनी भी बेसिस हैं वो सारी की सारी वाटर सोल्यूबल नहीं होती हैं। ओके, सो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। बेसिस इज नॉट इज इक्वल टू एल्कलीज। एल्कलीज आर व्हाट? Alkalis are only those substances which can dissolve in water without any chemical reaction. Some of the common water soluble base is sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, ammonium hydroxide and magnesium hydroxide, etc. The soluble bases or alkalis are much more useful than insoluble bases because most of the chemical reaction takes place in aqueous solution. So अगर हम बात करते हैं कि कौन से बेसिस हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होते हैं, तो एल्कलीज हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होती हैं। वाटर सोल्यूबल बेसिस हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होते हैं क्योंकि ज़्यादातर रिएक्शंस जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में ही होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। यहाँ पे अगर हम NaOH को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ तो Na एंड OH आ जाएगा हमारे पास।
पास, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव आ गया एंड यहाँ पे OH नेगेटिव आ गया, और ऐसे में हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। So from the above discussion, we conclude that common property of all bases or alkalis is that they all produce hydroxide ions when produced in water. अभी यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी है, इससे हमें एक कॉमन प्रॉपर्टी नजर आती है सारी की सारी एल्कलीज की, और वो ये कि जितनी भी एल्कलीज होती हैं वो सारी ही हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करती हैं जब वो वाटर के साथ डिसॉल्व होती हैं, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एसिड्स जो हैं वो वाटर के साथ H पॉजिटिव आयंस क्रिएट करेंगे एंड बेसिस जो हैं वो वाटर के साथ OH नेगेटिव आयंस को क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले, ऑल दी मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस। फॉर एग्जांपल, सोडियम ऑक्साइड is a metal oxide, so it is a base, and sodium hydroxide is a metal hydroxide, so it is also a base. जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होंगे, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड होगा या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, एंड जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो सारे के सारे ही बेसिस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको सोडियम ऑक्साइड बताया गया है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बताया गया है। All the metal carbonates and metal hydrogen carbonates are also considered to be bases because they neutralize the acid. Thus, sodium carbonate, calcium carbonate, and sodium hydrogen carbonate are also bases. जितने कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होंगे वो भी बेसिक होंगे नेचर में, ठीक है। सो मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऑल विल बी कंसिडर्ड एज बेसिस। सो नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। सो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के बारे में। अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड्स आर वेरी डेंजरस, दे कैन बर्न आवर हैंड्स एंड क्लोथ्स, दीज शुड बी अवॉइडेड, these एसिड्स शुड बी हैंडल्ड विद केयर। सो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि जब वाटर की अमाउंट जो है वो मिनिमम हो एंड एसिड की अमाउंट मैक्सिमम हो तो उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। एंड नाउ अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के बारे में बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कुछ इस तरीके से भी हो सकती है कि 95% ऑफ द एसिड एंड 5% ऑफ वाटर, 90% ऑफ एसिड और 10% ऑफ द वाटर, ठीक है। सो इस तरीके की जो कॉम्पोजिशन है वो इसमें रहती है एंड ये बिल्कुल भी ईजी नहीं होते हैं हैंडल करने के लिए, ये बहुत ही टफ होते हैं हैंडल करने के लिए, बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं एंड हमें बहुत बहुत ज़्यादा जेंटली इनको यूज़ करना होता है। अगर हमने इनको मिस हैंडल किया तो ये हमारे हैंड्स को बर्न कर सकता है और हमारे क्लोथ्स को भी बर्न कर सकता है, ठीक है। हैंड में तो अगर मैं आपको बताऊंगा तो बर्निंग कुछ इस तरीके से हो जाती है कि जिस पार्ट में गिरेगा उस पार्ट में होल ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसके साथ खेल रहे होते हैं, जो सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो ऐसे में क्या देखा गया है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो पाम है उनके पाम में होल ही हो गया, ठीक है। इट्स अ बिग थिंग, तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। कभी भी आप लोग केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, वहाँ पे जितने भी एसिड्स पड़े होते हैं, कभी भी आपको उनके साथ प्ले नहीं करना है, आपको बहुत ही अंडर सुपरविजन रहना है ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये है हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड देन उसके बाद है हमारे पास डाइल्यूटिंग एसिड, जैसे कि नाम के साथ ही जाहिर है कि ये डाइल्यूटेड होगा। तो जैसे हमने कॉन्सेंट्रेटेड में बात की थी कि 90% ऑफ एसिड एंड 10% ऑफ वाटर, तो डाइल्यूट में क्या होगा? जस्ट रिवर्स होगा, 10% ऑफ एसिड होगा एंड 90% ऑफ वाटर होगा, या फिर 50-50% की रेशो भी हो सकती है, या फिर 70 and 30 की भी रेशो हो सकती है कि 70% ऑफ वाटर एंड 30% ऑफ एसिड। दैट डिपेंड्स कि हमने बनाना क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन में हमें कैसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। So, diluting acid in the lab, acids are generally mixed with water to dilute them. Such acids are called dilute acid. Dilute acids are less harmful to us. Thus, a dilute acid is one which contains much more of water in it. अगर हम लैब में भी बात करते हैं, हमारे केमिस्ट्री की जो लैब है उसमें अगर कहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी लिखा होगा या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl भी लिखा होगा तो वो भी यूजुअली डाइल्यूट ही होता है। बट हाँ, जितना आपका वहाँ पे डाइल्यूटेड एसिड होगा उससे थोड़ा सा
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा। एक्चुअल में आपकी लैब में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं रखे होते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, दैट मीन्स कि आपको इससे हार्म हो सकता है। सो यहाँ पे अब हमें मिक्सिंग का प्रोसीजर कुछ बताया गया है। The process of mixing the concentrated acid with water is highly exothermic. Therefore, the dilution of concentrated acid should always be done by adding concentrated acid to the water gradually with stirring and not by adding water to the concentrated acid. सो हमें यहाँ पे बताया है कि हमें लैब्स वगैरह में कभी कॉन्सेंट्रेटेड जो एसिड्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एसिड्स जो होते हैं वो हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, या सॉरी आग नहीं, बहुत जल्दी गर्मी पैदा करते हैं। ठीक है, आग अगर पकड़ेगा तो हम बोलेंगे कि वो हाईली इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है, लेकिन यहाँ पे एक्सोथर्मिक की बात हुई है, यानी कि जो रिएक्शन है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में जो एसिड होता है हमेशा उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, वाटर को कभी एसिड में डिसॉल्व नहीं किया जाता। ठीक है, अब इसमें फर्क क्या है, हमारे पास एक एसिड का वेसल है, एक हमारे पास वाटर का वेसल है। तो हम क्या करते हैं कि जो एसिड है उससे वाटर में एसिड को डालते हैं ड्रिप बाय ड्रिप, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ओके, इस तरीके से कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि यहां पे बहुत सारा एसिड पड़ा हुआ है एंड वाटर का जो टम्बलर है या फिर जो बीकर है वो हमने उठाया और फिर हमने ड्रॉप करके एसिड के अंदर डालना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट है तो बहुत ज्यादा रिएक्शन हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है और थोड़ा थोड़ा एसिड जा रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर वेरी डेंजरस टू ड्रिंक। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वो तो होल ही कर देते हैं, तो पीना तो कभी भी नहीं है। Even the dilute solutions of strong acids are extremely harmful to drink. Carbonic acid is the only man-made acid which is used in fizzy soft drinks and soda water. So, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो है अगर वो डाइल्यूट भी होंगे तो भी वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे पीने के लिए। इनको तो कभी भी नहीं पीना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड है एंड सल्फ्यूरिक एसिड है, इनको कभी भी नहीं पीते हैं, किसी भी फॉर्म में नहीं पीते हैं। एक ऐसा एसिड जो कि हम पी सकते हैं और पीते आ रहे हैं वो हम बोलेंगे कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड सिर्फ एक ऐसा मैन मेड एसिड है जिसको कि हम पी सकते हैं और हम उन्हें अपनी फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर सोडा वाटर में डाल सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। तो सबसे पहले करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। An acid which is completely ionized in water and thus produces a large amount of hydrogen gas, which is H positive ions, is called a strong acid. For example, hydrochloric acid is completely ionized in water, so it is called a strong acid. So यहाँ पे हमें बताया है कि अगर कोई एसिड वाटर के साथ completely आयनाइज हो जाए और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करना स्टार्ट कर दे, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड, एक ऐसा एसिड जो कि वाटर के साथ कंप्लीटली आयनाइज कर देगा, यानी कि लार्ज से लार्ज अमाउंट में H3O पॉजिटिव या फिर H पॉजिटिव आयंस को देना स्टार्ट कर देगा, तो उसको हम बोलेंगे कि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में H3 पॉजिटिव या फिर H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो वाटर में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर जाता है, तो इसीलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड्स आर आल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स बिकॉज दे आर फुली आयनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये भी वाटर के साथ फुली आयनाइज होके लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। Please note that the word strong here refers to the degree of ionization and not the concentration of the acid. Strong acids also have high electrical conductivity because of the high concentration of hydrogen ions in their solution. Thus, all strong acids are strong electrolytes.
सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का मतलब है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है? हमने मान लीजिए कि एक 100 ml का बीकर लिया और जो 100 ml का बीकर है उसमें हमने 95 जो ml है वो हमने लिया है एसिड एंड 5 ml हमने लिया है वाटर। नाउ ऑन द अदर केस हम ये कहते हैं कि हमने एक और बीकर लिया, वो भी 100 ml का है, इसमें हमने 5 ml डाला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 95 ml हमने डाला है वाटर। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? बाय कॉन्सेंट्रेशन जाओगे तो फर्स्ट केस वाला, लेकिन अगर आप बाय कॉन्सेंट्रेशन नहीं, अगर आप बाय डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जाएंगे कि कितने ज्यादा हाइड्रोजन के आयंस जो हैं वो ये एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि जो दोनों ही बीकर्स हैं दोनों में ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि कितने आयंस जो हैं ये पर्टिकुलर एसिड बना सकता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उनमें हाई कंडक्टिविटी होती है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। सो इसीलिए जितने भी एसिड्स होते हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी कि उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है। इसके बाद है स्ट्रॉन्ग बेसिस, अ बेस विच completely ionizes in water and thus produces a large amount of hydroxide ions is called strong base or strong alkali. Sodium hydroxide and potassium hydroxide are strong bases or strong alkalis. अगर हम स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की तरह ये भी जब वाटर के साथ अपने आयंस को कंप्लीटली आयनाइज कर लेंगे एंड लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस यानी कि OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करेंगे, तो हम इनको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। एंड इनके जो एग्जांपल हैं वो हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसका मतलब भी वही सेम है जो हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा कि यहाँ पे भी हम बाय कॉन्सेंट्रेशन नहीं जाएंगे, यहाँ पे भी हम बाय डिग्री ऑफ आयनाइजेशन देखेंगे। ठीक है, सो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के हिसाब से सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एल्कली होते हैं और ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में OH नेगेटिव आयंस को वाटर के साथ प्रोड्यूस भी करते हैं। एंड साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ओके जी, सो अब हम पढ़ेंगे वीक एसिड्स के बारे में। सो यहाँ वीक एसिड्स की अगर हम बात करें, सो एन एसिड विच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस is called a weak acid. For example, acetic acid is partially ionized in water to produce only a small amount of hydrogen ions, so it is a weak acid. So अगर हम weak acids की बात करते हैं तो ये वो सब्सटेंस होंगे जो कि वाटर के साथ जो कि वाटर में डिसॉल्व होने के बाद पार्शियली आयनाइज करेंगे और इसकी वजह से जो हाइड्रोजन आयंस है उनकी अमाउंट बहुत ही स्मॉल होगी। ठीक है, तो ऐसे ही एसिड्स को बोलते हैं वीक एसिड। ठीक है, किनको बोलते हैं? एन एसिड विच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर। कुछ ऐसे एसिड्स जो कि वाटर में पार्शियली आयनाइज करके बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं वीक एसिड। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड। ओके, सो एसिटिक एसिड जो है जब वो रिएक्ट करेगा एसिटेट आयन से तो ये बनाएगा हाइड्रोजन आयंस। The double arrow pointing towards the right as well as left in the above equation tells us that acetic acid does not ionize fully to form hydrogen ions. Carbonic acid and sulfurous acid is also a weak acid because they ionize only partially in water to form a small amount of hydrogen gas. So यहाँ पे आपको बताया है कि ये जो डबल एरो आपको दिया है ये बताने के लिए कि यहाँ पे सारे हाइड्रोजन आयंस आयनाइज नहीं हुए हैं। कार्बोनिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक नहीं है, सल्फ्यूरिक होगा तो आप लिखेंगे H2SO4, सल्फ्यूरस होगा तो आप लिखेंगे H2SO3। H2SO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO3 एक वीक एसिड है। सो इनको हम वीक क्यों बोलते हैं? सेम वही रीजन जो आप लोगों ने ऊपर पढ़ा कि ये एसिड्स जो होते हैं ये वाटर में पार्शियली आयनाइज करते हैं जिसकी वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो पाते हैं। सो ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस
present in their solution. Weak acids react quite slowly, and other substances such as metal carbonate and metal hydrogen carbonate, etc. Weak acids have low electrical conductivity. एंड यहाँ पे आपको बताया है कि जो वीक एसिड्स होते हैं वो बहुत ही स्लोली रिएक्ट करते हैं किसी भी मेटल या फिर मेटल कार्बोनेट्स के साथ. एंड देन जो वीक एसिड्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा लो होती है बिकॉज ऑफ द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन देम. और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है. दस ऑल द वीक एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. सो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. सो आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है हमारा वाटर सोल्यूबल बेसिस एल्कलीज, यानी कि आई एम सॉरी दैट वाज माय मिस्टेक. सो लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज वीक बेसिस. तो जैसे कि हमने वीक एसिड्स में पढ़ा था वैसे ही वीक बेसिस भी हैं. A base which is partially ionized in water and thus produces a small amount of hydroxide ions is called a weak base. वो बेस जो कि वाटर के साथ डिजॉल्व होने के बाद पार्शियली आयनाइज होगा एंड इसकी वजह से वो स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करेगा, उसे हम बोलेंगे वीक एसिड या फिर वीक एल्कली. एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे वीक बेसिस हैं. सो ये था आपका आज का टॉपिक. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.